लेट अस स्टार्ट फर्दर क्वेश्चंस। ये हमारा 70 सेमीकंडक्टर का क्वेश्चंस है। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज द होल concentrations in p type semiconductor and external field is applied across each of them, compare the currents in them। तो अगर देखें तो क्वेश्चंस में ये कह रहा है, मान लीजिए कि J इक्वल टू सिग्मा E है एंड सिग्मा कंडक्टिविटी अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखें तो दैट इज द एन ई एंड म्यू ई एंड सिग्मा ऑफ द होल को हम एन एच ई एंड म्यू एच लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस में कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशंस ऑफ होल इक्वल दिया हुआ है, ये आपको इक्वल दिया हुआ है एंड चार्ज दोनों का सेम है, बट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। इसलिए करंट डेंसिटी या करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ठीक है, सेम है, लेकिन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स सॉरी करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है न्यूक्लियस से रिलेटेड। ये कह रहा है कि न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों का दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पर टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी हमें पूछ रहा है। तो अगर देखें मास नंबर 240 एंड ये ब्रेक कर रहा है लेट वाई एंड जेड में, एंड दोनों का मास नंबर सेम है 120 एंड 120, ये दोनों का सेम है। तो हमें टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी हमें पूछ रहा है। तो अगर हम टोटल गेन लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 120 and multiplied by 8.5 and plus फिर से 120 and multiplied by 8.5 and minus 240 and into 7.6। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 240 multiplied by 8.5 and minus 240 multiplied by 7.6। तो अगर हम इसमें 240 कॉमन ले लें तो हमारा 8.5 एंड माइनस 7.6 बच जाएगा, तो ये 0.9 बच जाएगा। तो दिस इज 240 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.9, तो ये 216 मेगावाट आ जाएगा उसके बेसिस पर। तो ये हमारा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोर्थ ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। A thick current carrying cable radius R carries a current I uniformly distributed across its course। Magnetic effects का क्वेश्चन है। The variation of the magnetic field due to the cable with the distance R from the axis of the cable। अगर देखें तो ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चंस है एंड यूजुअली इसको हम क्लास में कई बार डिस्कस किए हैं इसको। तो अब अगर देखें यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये वायर है एंड इसमें हम आई करंट दे रहे हैं एंड ये आई करंट यहाँ पर इस पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस आर है। एंड यहाँ से सपोज करिए कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिए हैं, तो इस लूप में जो करंट होगा वो पूरी नहीं आ पाएगी, थोड़ा डिफर करेगा। तो मान लीजिए इसमें करंट आई डैश है, तो इसमें अगर आप एम्पियर्स लॉ लगा दें तो बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। तो यहाँ पर बी एंड 2 पाई आर एंड इक्वल टू म्यू नॉट। अब इसमें जो करंट आएगा, आई करंट पाई आर स्क्वायर में फ्लो कर रहा है, तो ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आर कैंसिल कर दीजिए एंड ये पाई भी कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू कितना आ गया? म्यू नॉट
आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है एंड मल्टीप्लाइड बाय आर हो गया। इसका मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया इनसाइड पॉइंट के लिए। एंड अगर आप आउटसाइड पॉइंट लेते हैं, अगर आउटसाइड पॉइंट लेते हैं तो आपको करंट टोटल आ जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये डायरेक्टली 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आ जाएगा, तो जो ग्राफ का नेचर आएगा इसमें वो आपका ऐसा होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम द एक्सिस से डिस्टेंस अगर r है तो ये इंक्रीज करेगा टिल द सरफेस, यानी कि r इक्वल टू r, एंड उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये यूजुअली हम लोग ऐसा क्लास में करते हैं, क्लास में इस तरह का जो है ना कैलकुलेशंस करते हैं हम, तो इसके बेसिस पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।